इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एमसीक्यू सीरीज है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। खास बात इस सीरीज की यह है कि इसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। इससे ये फायदा होगा कि एमसीक्यूज सॉल्व करने के साथ साथ हम एक जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो कंसेप्ट को भी कवर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज आपके लिए है। तो आप इस सीरीज के सभी वीडियोज एक बार देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम विद टू पैरेलल डिमांड कर्व्स ए बी एंड सी डी। डायग्राम दिया है और दो डिमांड कर्व है उसमें। एक ए बी डिमांड कर्व है, आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक सी डी डिमांड कर्व है। अभी हमने डायग्राम का कुछ नहीं करना है, हमने क्वेश्चन पढ़ना है कि इसके क्वेश्चन और ऑप्शंस क्या क्या है। हमको फाइंड आउट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शंस आर पॉइंट आर एंड एस इज इन्फिनिटी, कि पॉइंट आर और एस जो है इन पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या इन्फिनिटी है। पॉइंट आर इज लेस देन दैट ऑफ पॉइंट एस, या फिर पॉइंट आर एंड एस इज इक्वल, पॉइंट आर इज ग्रेटर देन एट पॉइंट एस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं, डायग्राम है, ऑप्शन से ही आपका क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पर। तो आर और एस की इन्फिनिटी नहीं, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पर इन्फिनिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो कुछ इस तरह से होगा, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इन्फिनिटी तो नहीं है। बाकी देख लीजिए कि क्या लेस देन है या बराबर है या फिर ग्रेटर देन है पॉइंट आर पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी। डी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट आर पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन है एट पॉइंट एस। तो अगर आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा जिसमें हम लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट की बात करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। ये जो ए और आर है ये अपर सेगमेंट है इसका। पहले ए बी डिमांड कर्व की बात करेंगे और आर बी इसका लोअर सेगमेंट है। तो यहां पे जो ए आर है वो लेस देन है बी आर से। तो इसका क्या मतलब है कि ए आर कम है, तो इसका मिड पॉइंट कहीं इधर होगा। मिड पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्ट्रेट लाइन की कितनी होती है? 1। तो स्ट्रेट लाइन से अगर ये अबव है तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ज्यादा है। अगर आप दूसरा देखेंगे, मतलब यहाँ पे इलास्टिक है, ये आप समझो। ज्यादा तो अभी हमें पता लगेगा जब हम कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर ये मिड पॉइंट से ऊपर है आर पॉइंट, आपका पॉइंट आर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर डिमांड कर्व इलास्टिक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब दूसरे डिमांड कर्व पे आते हैं जो कि सी डी डिमांड कर्व है। यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट एस की। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो डी एस है यहां पर ये लेस देन है सी एस के। तो मतलब ये ज्यादा है जो ऊपर वाला पोर्शन है, लेकिन नीचे वाला जो सेगमेंट है ये इससे कम है। तो इसका मिड पॉइंट कहीं यहां होगा और एस पॉइंट इसके बिलो है तो यहां पे इन इलास्टिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहां पे इलास्टिक है, यहां पे इन इलास्टिक है। तो पॉइंट आर पे ऑब्वियस क्या है फिर? ग्रेटर देन इलास्टिसिटी है इन कंपैरिजन टू पॉइंट एस। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है। अगर स्लोप की बात होगी, स्लोप इक्वल होगी, पैरेलल लाइंस है, ये ध्यान रखना है कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं स्लोप और इलास्टिसिटी में। स्लोप की बात होगी तब ये इक्वल है, पैरेलल लाइंस है। लेकिन जब हम इलास्टिसिटी की डिमांड करेंगे, हमने ग्राफिकल मेथड से देखा, तो जो हमारा पॉइंट आर है ये जो यूनिटी इलास्टिक से ऊपर जो इलास्टिक जो सेगमेंट है डिमांड कर्व का, वहां पर ये पॉइंट है, और जो एस पॉइंट है ये इन इलास्टिक डिमांड कर्व पे प्लॉट किया गया है। तो इसलिए जो पॉइंट आर है वहां पर पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन दैट एट पॉइंट एस। इज इट क्लियर? इस तरह कोई क्वेश्चन होगा उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड मैचिंग पेयर। यहां कुछ पेयर दिए गए हैं, जो करेक्टली मैच है वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन पढ़ लीजिए। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन इनफाइनाइट क्रॉस इलास्टिसिटी, मोनोपोली इनफाइनाइट क्रॉस इलास्टिसिटी, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। और इसका जो मैच है वो किया गया है वेरी लो क्रॉस इलास्टिसिटी से। तो कौन सा एक ही पेयर इसमें ऐसा है जो करेक्ट है? तो कौन सा करेक्ट होगा? राइट आंसर इज
बी, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में इनफाइनाइट क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी की बात हो रही है। मतलब जब अनदर गुड, जिसको हम कह सकते हैं कि जो रिलेटेड गुड्स है उस गुड से रिलेटेड, जिसके लिए उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अगर उसके प्राइसेस में चेंज आएगा तो कंसिक्वेंटली उस पर्टिकुलर कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होगा क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा करते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, अगर कोई दूसरा फर्म जो है अपने प्राइसेस चेंज करेंगे, मान लो प्राइसेस इंक्रीज कर दिया, तो उसका प्राइस कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वहां पे है। तो जाहिर सी बात है इनफाइनाइट क्रॉस इलास्टिसिटी होगी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, इसलिए ये करेक्ट है। अब बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ये क्यों गलत है। परफेक्ट कंपटीशन जीरो क्रॉस, ये हम डिस्कस कर चुके, तो जीरो नहीं है, वहां पे इनफाइनाइट है। मोनोपोली के केस में क्या होगा, इनफाइनाइट क्रॉस, ये गलत है, यहाँ पे जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी होगा। सोल सेलर, एक ही सेलर है और क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल मार्केट के अंदर नहीं है, तो किसी दूसरा प्रोडक्ट जब है ही नहीं है तो प्राइसेस किसके बढ़ेंगे, और क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क नहीं होने वाला, तो ये मोनोपोली के केस में आएगा। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहां पर वेरी लो नहीं बल्कि वेरी हाई होगा, वेरी हाई, वेरी हाई क्रॉस इलास्टिसिटी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो वहां पर आप प्राइस में जो है ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा ही चेंज करेंगे, उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, लोग उसको परचेज करेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ही हाई क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। ओके, तो इसलिए आपने देखा होगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो है सेलिंग कॉस्ट पे फोकस किया जाता है, नॉन प्राइस कंपटीशन की बात की जाती है ना, अपने प्रोडक्ट की खूबियाँ लोगों तक पहुंचाई जाती है ताकि उसके लिए लॉयल्टी बनी रहे लोगों की। तो ज़्यादा प्राइस में चेंजेस नहीं कर सकते ड्यू टू वेरी हाई क्रॉस इलास्टिसिटी। इज इट क्लियर? सारे कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फर्म इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एडवर्टाइज इन ऑर्डर टू। अगला क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड था जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म है वो एडवर्टाइज करती है इन ऑर्डर टू। क्यों एडवर्टाइज करेगी? मेक द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक, रिड्यूस द इंडस्ट्री प्राइसेस, मेक इट्स प्रोडक्ट मोर सिमिलर टू इट्स कॉम्पिटिटर, शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट टू द लेफ्ट। तो क्यों करेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वो अपने डिमांड जो उसके प्रोडक्ट की है उसको लेस प्राइस इलास्टिक बनाने के लिए, कि प्राइस में स्मॉल चेंज होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कहीं ना बढ़े, मतलब उसमें ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं होना चाहिए। जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होता है ना ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस वाला, वो कम होना चाहिए। उसको कम करने के लिए मोनोपोलिस्टिक फर्म एडवर्टाइजमेंट करता है, एड्स करता है। और एक जेन्युइन सा लॉजिक है, आप समझेंगे तो, कि अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केट के अंदर है, आप एक सेलर है, मैं एक सेलर हूँ, कोई और फर्म है, बहुत सारी फर्म्स वहाँ पे मार्केट में है और उनका प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट है, कहीं ना कहीं एक ही उसका यूज़ है, लेकिन आपने कुछ मायनों में उस प्रोडक्ट को दूसरे से डिफरेंट बनाया, तो वो डिफरेंट कैसे है दूसरे प्रोडक्ट से, इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा। इज इट क्लियर? तो एडवर्टाइजमेंट ही वो एक जरिया है जिसके द्वारा आप लोगों तक अपने प्रोडक्ट की खूबियां बता सकते हो। तो अपने खूबियां जब बताएंगे, लोग उसको यूज करेंगे, तो उसके लिए एक एक होता है ना, एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए आप भी देखते होंगे, आप एक पर्टिकुलर जो क्लॉथ्स की बात करते हैं या कोई कोई भी कमोडिटी आप ले लो, कोई आप कोई भी यूज़ करते हैं, मान लो जैसे सॉल्ट की हम बात करते हैं खाने में, तो आपका लॉयल्टी बनी रहती है कि नहीं हम टाटा सॉल्ट ही खरीदेंगे, या कोई दूसरा सॉल्ट जिसके लिए आपकी लॉयल्टी है, तो वो आपको कहाँ से आई? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप इंप्रेस हुए, आपने उसको खरीदा, आपको अच्छा लगा, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अब लॉयल हो गए। तो जब किसी कंज्यूमर की किसी प्रोडक्ट के लिए लॉयल्टी होगी तो क्या होगा, अब उसके प्राइस में हल्का चेंज होने से उसके क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली हुआ क्या, उसने एडवर्टाइजमेंट किया, पब्लिसिटी किया, उससे उसने अपने प्रोडक्ट की डिमांड को लेस प्राइस इलास्टिक बना दिया। समझ आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द शॉर्ट रन? मोनोपोली मार्केट, सिंगल सेलर, मोनोपोलिस्टिक जहां पे बहुत सारी फर्म्स हैं जो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वहां पे, तो उन से रिगार्डिंग कौन सा जो नीचे ऑप्शन है दिए हुए, नीचे जो ऑप्शन दिया कौन सा सही है, दोनों के केस में वो सही होना चाहिए।
ए इज प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, या फिर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अच्छे से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं होना। प्राइस प्राइस को इक्वल किया किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है क्या, ग्रेटर देन लिखा है सॉरी, दूसरे में इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होगा, या फिर तीसरे में इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा, या फिर इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दोनों में प्राइस हमेशा ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू के, जो कि परफेक्ट कंपटीशन जो था वहां पर AR और MR कर्व एक ही था फर्म का, तो प्राइस बराबर था MR के। ओके, लेकिन यहां पे नहीं है, यहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये AR कर्व है और ये MR है। AR की स्लोप ज्यादा है MR से, और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है वो है जहां पर MC बराबर होगा MR के, और प्राइस कौन सा, जो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड पे जो प्राइस कर रहा है वो तो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा ना, तो वो इससे ग्रेटर ही होगा जब इसकी स्लोप इससे ज्यादा है। तो यहाँ पर हमेशा प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय हुम। ये एक्सेस कैपेसिटी का किसने कंसेप्ट दिया था, नाम यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट के हैं, इसमें चैम्बरलिन है, पॉल स्वीजी है, जॉन कैसल है और हावेलिमस्टीन। कौन सा सही है, द राइट आंसर इज डी, ओनली 1 एंड 3। एक तो चैम्बरलिन सोसाइटी है, जॉन कैसल का नाम भी आपका एक्सेस कैपेसिटी में है कि किस तरह से वो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें इनने बाद में फिर एक्सप्लेन किया था कि वेराइटीज़ उसकी बहुत सारी मार्केट में होती है, तो कंज्यूमर को ऑप्शन मिल जाते हैं कि कौन सा बेटर है, उसको वो खरीदेगा। और जब इस तरह का कंपटीशन मार्केट में होगा कि अपने हमें प्रोडक्ट में क्वालिटी लेनी आनी है, तो होगा ही ऐसा। फिर अगर किसी क्वालिटेटिव कोई दूसरी ब्रांड है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो दूसरा भी क्वालिटी की तरफ देखेगा, तो ये फ़ायदे वाली बात रहती है एक्सेस कैपेसिटी का। ये भी एक फ़ायदा देखा गया है, हालांकि वहाँ पे सोशल ऑप्टिमम आउटपुट लेवल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कंज्यूमर के परिप्रेक्ष्य में फ़ायदा रहता है। तो ये कंसेप्ट है चैम्बरलिन और जॉन कैसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशंस आर द फर्म्स म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट इन प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन। जो भी प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन होते हैं मार्केट के अंदर, उसके लिए फर्म्स जो है म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। बहुत इजी बेसिक सा क्वेश्चन है, एक अगर आप पढ़ेंगे तो एक ये डेफिनेशन है एक मार्केट की, तो ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, लेटर ऑन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कौन सी मार्केट होती है, ओलिगोपोली, क्योंकि फ्यू फर्म होती है और क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल प्रोड्यूस कर रही है, तो जाहिर सी बात है इंटरडिपेंडेंट होंगे। किसी एक ने अगर भी प्राइसेस कम की तो लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे की घट जाएगी। किसी ने प्राइस बढ़ा दिया उसका तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये सारी दिक्कतें हैं कि किस तरह से पॉल स्वीजी का मॉडल है, चैम्बरलिन का है मोनोपोली प्राइस का, कर्नॉट और दूसरे जो सिंपल मॉडल डिओपोली के जो है वहाँ पे कर्नॉट और बर्ट्रैंड के, ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रहते हैं। तो वो हम लेटर ऑन MCQs के थ्रू ही अभी समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट मीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है, फर्म्स आर ऑपरेटिंग, कहाँ पे फर्म ऑपरेट कर रही होती है, ऑप्शंस है द मिनिमम ऑफ देयर एवरेज टोटल कॉस्ट, अभी ऑल द दीज आंसर आर करेक्ट। तो सभी को हम पहले पढ़ लेते हैं, देयर एफिशिएंट स्केल, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल। इसका मतलब क्या हुआ, अपने एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम, इसको हम ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, सोशली एफिशिएंट प्रोडक्शन। तो ये होता है, बार बार ये बात मैं कहता आ रहा हूँ, तो ये भी करेक्ट है। एफिशिएंट स्केल, तो अगर ये पॉइंट पे आप ऑपरेट कर रहे हैं तो एफिशिएंट स्केल होगा। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, इसको नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन कहते हैं, सिर्फ एवरेज कॉस्ट ही हम जो है उस वही हमारा रिटर्न है वहाँ पे। तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। और ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, जो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम ऑलवेज अटेन नॉर्मल प्रॉफिट या फिर ऑलवेज यील्ड नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। क्यों, क्योंकि फ्री एंट्री और एग्जिट है। तो जब फ्री एंट्री एग्जिट हो तो फोर्सेज ऐसे काम करेगी, आपको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं तो नए एंट्रेंट आएंगे मार्केट के अंदर, जब नए एंट्रेंट आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन अब उनमें भी होगा, डिमांड तो वही है, डिमांड तो बढ़ी नहीं है।
अब 4 लोग नए प्रोड्यूस करने वाले आ गए, उन्होंने सप्लाई बढ़ा दी, अब वो उनमें वो इस तरह से बंट जाएगा। तो आपका जो पहले क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा थी वो अब कम हो जाएगी। और दूसरा, जब अगर लॉस है तो नए एंट्रेंट आएंगे मार्केट के अंदर, सॉरी अगर सुपर नॉन प्रॉफिट है तो नए एंट्रेंट आएंगे, तो जो मैंने अभी डिस्कस किया वो उस तरह से होगा, शेयर बढ़ जाएगा आपका। अगर लॉसेज हो रही है और बहुत सारा सरप्लस पड़ा है मार्केट के अंदर, तो जो लॉसेज वाली फर्म है वो अपने बिजनेस को बंद कर देगी, तो फिर से आप नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक मैं कह सकता हूँ एक ऐसी सिचुएशन होती है लॉन्ग रन के अंदर कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और अगला ऑप्शन है द इंटरसेक्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये तो है ही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ये कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए कि जो मार्जिनल कॉस्ट है एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, और जो एक एडिशनल यूनिट से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सभी सही है, ऑप्शन बी ये सही है। Next question, if MPL is marginal productivity of labor, oblique marginal productivity of capital does not change with any proportionate change in labor and capital, then the production function is, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है, क्या मार्जिनल जो रेट है, जो मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है दोनों फैक्टर की, वो लेबर और कैपिटल रेशियो के चेंज होने पर, लेबर या कैपिटल के जो इनपुट्स है उनको अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर चेंज कर रहे हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, हम लेबर और कैपिटल को चेंज कर रहे हैं तो सेम इंक्रीज हो रहा है ना। एक जो आप न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस के अंदर भी आपने देखा होगा कि न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस वही होती है जो एक प्रोडक्टिविटी दोनों फैक्टर की बराबर रहती है, तो ये वही केस है। तो उस प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या कहेंगे, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, होमोथेटिक। तो ये बेसिकली होता है होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन। ये होमोजीनियस भी यहाँ पे ऑप्शन में है, लेकिन ये होमोथेटिक है इस ऑप्शन में, ये दोनों होंगे। और इसको इस एग्जांपल से आप समझिए, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा जो होमोथेटिक फंक्शन होंगे जिनका जो मार्जिनल टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमेशा क्या रहेगा, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 रहेगा, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। तो इसका क्या मतलब है, जो स्लोप है आइसोक्वांट्स की, ये आप देख रहे हैं, ये जो स्लोप है A1 और A2, ये IQ1 पे जो A1 पॉइंट है और IQ2 पे जो A2 पॉइंट है, इन दोनों की स्लोप इक्वल है। इसी तरह से B1 B2 इनकी स्लोप बराबर है। तो स्पेस जो है इनके दोनों का डिफरेंस बराबर है, जितना यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ से यहाँ थी उतना ही है। अगर हम दूसरे क्वांटिटी या आउटपुट लेवल पे चले जाए तो वो भी बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसके जो एक्सपेंशन पाथ है वो स्ट्रेट लाइन हो गए। ये भी आप याद रखें, बहुत बहुत बात इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सपेंशन पाथ या आइसोक्लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो वो प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा है, उसको हम होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चन हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के यहाँ पे कवर किए, और आने वाली वीडियोस भी मैं जो होगी मेरी इस चैनल पे, उसमें भी हम अभी MCQs ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा ये एक तरह का रिवीजन कोर्स है। तो जो आपने अभी तक समझा उसको MCQs के थ्रू एक बार रिवाइज करते हैं, और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर है वो भी पता लगेगी, तो रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके ठीक होंगे। और कोई भी हेल्पफुल, जो भी जिसको हेल्प चाहिए तो आप उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू।